भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में देश के लिए कई मुश्किल फैसले लिए। ऐसा ही एक फैसला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका निर्णय लेते वक्त ही इंदिरा गांधी ये समझ चुकी थी कि यह कदम उठाने के बाद उनकी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन पंजाब में हो रही हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का पूर्वाभास पहले ही हो चुका था और हत्या के पहले ही उन्होंने इस बारे में खत लिखकर अपनी किताब में रख दिया था। तो क्या था उस खत में और कैसे की गई थी इंदिरा गांधी की हत्या, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1967 के दौरान इंदिरा गांधी का वो रुतबा नहीं था जिसके बाद उन्हें मां दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नामों की संज्ञा मिली। 60 के दशक में भुवनेश्वर में जैसे उन्होंने एक चुनाव सभा में बोलना शुरू किया, भीड़ की तरफ से आए एक पत्थर से उनकी नाक टूट गई। उनके बारे में लिखने वाली लेखिका सागरिका घोष बताती हैं कि उनके नाक से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बैंडेज लगाकर रैलीज करना जारी रखा। ये उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी। डॉक्टर माथुर कहते हैं कि शुरुआती दिनों में जब भी वो संसद में जाती थी, उसके पहले उनका पेट खराब हो जाता था, सिर दर्द करने लगता था, गला बैठ जाता था और वो काफी नर्वस हो जाती थी। उस समय मीनू मसानी, नाथ पाई और राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज सांसद इंदिरा गांधी के बोले एक एक शब्द में नुस्ख निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और कुछ वर्षों में भारत की सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर बनकर उभरी, जिनकी सिर्फ आवाज सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। 1975 जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की सुबह लाल किले से उन्होंने ये भाषण दिया था। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा, ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे गुटों को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जिन्होंने कभी भी न लोकतंत्र में विश्वास रखा है, ना जिस प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं या गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी भी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं रहे, उनको इन आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया था। करीब 3 साल तक कड़ा संघर्ष करने के बाद साल 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत होती है। उस दौर में जहां एक तरफ इंदिरा गांधी दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होती हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में वो खालिस्तान मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिसकी शुरुआत 1929 में शुरू हुई थी। इस मूवमेंट की संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो मास्टर तारा सिंह ने सबसे पहले सिखों के लिए अलग देश की मांग की थी, जिसे खालसा की जमीन यानी खालिस्तान नाम से पुकारा जाने लगा था। फिर आजादी के 19 साल बाद 1966 में केंद्र सरकार ने पंजाब में रहने वाले हिंदुओं के लिए हरियाणा राज्य बनाया, पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा और चंडीगढ़ को राजधानी बनाते हुए सिखों को पंजाब राज्य बनाकर दिया। लेकिन फिर भी खालिस्तान एक्टिविस्ट शिरोमणि अकाली दल इससे खुश नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि पिंजौर, अंबाला और करनाल में ज्यादातर सिख रह रहे थे, तो फिर उन्हें हरियाणा राज्य के साथ क्यों जोड़ा गया। इसी तरह यह आंदोलन कभी तेज तो कभी धीमी गति से चलता रहा। 80 के दशक में शिरोमणि अकाली दल से एक नया लीडर सामने आया, जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडारवाले, जिसने पंजाब के यूथ्स को अपने साथ जोड़ा और शुरुआत में कुछ आंदोलन किए, लेकिन फिर उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। भिंडारवाले ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बनाया और यहां अपनी बंदूकें और गोला बारूद छुपाकर रखने लगा। उधर दिल्ली में पंजाब के भिंडारवाले द्वारा फैलाए जाने वाले आतंक के समाधान के लिए 1984 में इंदिरा गांधी ने जनरल अरुण श्रीधर वैद्य को अपने दफ्तर बुलाया, जहां लंबी बातचीत के बाद उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दिखा दी, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की सहायता से स्वर्ण मंदिर परिसर से सिख मिलिटेंट्स को निकाला जाना था। यहां इंदिरा गांधी ये बात अच्छे से जानती थी कि इसके बाद उनके जान को भी जाना पड़ सकता है, मगर उन्हें अपनी जान से ज्यादा पोते राहुल गांधी और पोती प्रियंका गांधी के जान की चिंता ज्यादा थी, जो उस वक्त देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। सोनिया गांधी पर लिखी गई किताब द रेड साड़ी में बताया गया है कि उसी दिन इंदिरा गांधी ने सोनिया को अपने पास बुलाया और कहा कि सोनिया, मेरे ख्याल से बच्चों को स्कूल से बाहर ले आया जाए। मुझे डर है
इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुझे आगाह किया है कि वे आतंकवादियों के निशाने पर हैं। उनके चिंता को देखकर राहुल और प्रियंका को दिल्ली लाया गया, जिसके बाद 1 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई, जो 10 जून तक चलता रहा। इसमें सिख मिलिटेंट्स के साथ कई सिविलियंस की भी जान गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन में करीब 5000 से 7000 लोग मारे गए। 21 जून से स्वर्ण मंदिर परिसर से सेना का नियंत्रण ढीला कर दिया गया ताकि श्रद्धालु वहां आ सके। 30 जून के दिन खुद इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर में गईं, जहां उन्होंने हिंसा और दहशत के बदनसीब परिणामों पर अपना दुख व्यक्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। मगर कहीं ना कहीं वो जानती थी कि अब उनकी जान खतरे में है। जीबीएस सिंधु अपनी किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में लिखती हैं, 7 जून की शाम मैं अपने परिवार के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब गया था, जहां मैंने गुरुद्वारा के लंगर वाले प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित हो रहे एक प्लेग कार्ड यानी पोस्टर को देखा, जिस पर लिखा हुआ था कि सिख भाइयों, जान लो कि भाई अमरीक सिंह और थारा सिंह को तड़पा कर मारा गया है। अब इस ब्राह्मणी को मारना हर सिख का कर्तव्य बनता है। यह ब्राह्मणी इंदिरा गांधी के लिए गलत शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ सिख समूह कितने गुस्से में थे। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे सिख जवानों को हटाकर अन्य धर्मों के जवानों को नियुक्त कर देना चाहिए, जिससे आपत्ति जताते हुए इंदिरा ने कहा कि क्या हम एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश हैं? अगर हाँ, तो ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं, जिसे इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती बताई जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन उनके सुरक्षा बल में कुछ सिख सैनिक अब भी मौजूद थे जो मौत बनकर उनके साथ घूम रहे थे। खैर, अपनी मौत से पहले 15 अगस्त 1984 के दिन इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में यह कहा था कि आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। यहां तक कि बातों बातों में उन्होंने परिवार से भी कहा था, जब ऐसा कुछ हो जाए तो मैं चाहती हूं कि मेरी अस्थियां हिमालय पर बिखेर दी जाएं। मैंने अपने फ्यूनरल के बारे में लिखित निर्देश छोड़े हैं, वह मेरे कमरे की मेज के दूसरे दराज में है। जिस पर राजीव गांधी ने कहा, मां आप इतना आगे की मत सोचिए। हत्या की आशंकाओं के बीच इंदिरा गांधी उन दिनों पूरे देश में घूमी जैसे सबसे आखिरी बार विदाई लेना चाहती हूं। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी अपनी हत्या की आशंकाओं के बाद एक खत तैयार करती हैं, जो बाद में उनकी किताबों में मिला। इस कागज में लिखा था, यदि मेरी हिंसक मृत्यु हो, जैसा कि कुछ को डर है और कईयों की योजना है, तो मैं जानती हूं कि हिंसा तो हत्यारों के विचार और कर्म में होगी। ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि इंदिरा को अपनी मौत का पूर्वाभास हो चुका था। उसी महीने एक दिन उन्होंने अपनी बहू सोनिया गांधी से कहा कि मैं सोच रही हूं कि कश्मीर चली जाऊं। मैं चिनार के फूलों से भरे पेड़ देखना चाहती हूं, क्या तुम चलोगी? शायद ये उनकी आखिरी इच्छा थी। हालांकि सोनिया तो उनके साथ नहीं गई, लेकिन वो बच्चों को लेकर कुछ दिन कश्मीर चली गईं और 28 अक्टूबर के दिन वापस दिल्ली आ गईं। मगर उनके आखिरी पल अब निकट आ चुके थे। अगले दिन वो ओडिशा की यात्रा पर गईं, जहां 30 अक्टूबर के दिन दिए भाषण में उन्होंने ये कहा। अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी दिल्ली से वापस आ गईं। उन्होंने खबर पाई कि उनके पोते पोती को स्कूल में जाने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो बच्चों से मिलने खुद को रोक ना सकी। घर पहुंचते ही बच्चों को सही सलामत देख इंदिरा ने चैन की सांस ली और आर के धवन को बुलाकर कहा कि कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दें। मैं सिर्फ पीटर उत्सीवनोव के साथ होने वाले इंटरव्यू को दोपहर में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ वाले लंच का हिस्सा बनूंगी, क्योंकि वो पूरा दिन राहुल प्रियंका के साथ बिताना चाहती थी। दूसरे दिन सुबह वो केसरिया रंग की सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर इंटरव्यू के लिए तैयार हो गईं। लेकिन आज उन्होंने वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी जो वो रोज पहनती थी। इंदिरा गांधी का घर, ऑफिस दोनों एक ही परिसर में थे, जिनके बीच में कुछ कदम का लंबा रास्ता बना हुआ था। सुबह 9:45 पर इंदिरा गांधी वहां से चलते हुए अपने ऑफिस में जा रही थी। उनके साथ कुछ 3-4 लोग मौजूद थे।
ऑफिस पहुंचते उन्होंने सामने खड़े बॉडीगार्ड बेअंत सिंह को नमस्ते किया और बेअंत ने ऑफिस का दरवाजा खोला। मगर इंदिरा गांधी ऑफिस में दाखिल हो रही थी तभी बेअंत सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली, जो देख इंदिरा ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? इतने में बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर गोली चला दी। फिर उसने अपने साथी सतवंत सिंह की तरफ देखते हुए चिल्लाया, फायर। जो सुन सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक गन निकाली और पूरी मैगजीन यहां खाली कर दी, जिससे इंदिरा का शरीर छलनी छलनी हो गया। 25 सेकंड्स में इन दोनों ने इंदिरा गांधी पर 33 गोलियां चला दी, जिनमें से 30 गोलियां लगी 5 साल में इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड रहा बेअंत सिंह, जिस पर इंदिरा काफी भरोसा करती थी। उसी ने मौका मिलते उनकी हत्या कर दी थी। पहले तो घर में बैठी सोनिया गांधी को यह पटाखों की आवाज लगी, लेकिन फिर भगदड़ मचते ही वो अपने सांस के पास दौड़ी चली आई। उन्हें प्रधानमंत्री निवास से 4 किलोमीटर दूर एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बचाने के लिए 80 बोतल खून चढ़ाया गया। लेकिन दोपहर 2:20 पर डॉक्टर्स ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि पीएम इंदिरा गांधी की मौके पर ही मौत हो गई थी। उस वक्त राजीव गांधी कोलकाता से दिल्ली आने के लिए रवाना हो चुके थे। दिल्ली पहुंचते ही नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा, ताकि देश की व्यवस्था ना बिगड़े। मगर राजीव दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां सोनिया उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजीव ने सोनिया को बताया कि वे उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया ने रोते हुए कहा, क्यों नहीं, हम कहीं और चल लें, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। मगर राजीव ने कहा, मैं प्रधानमंत्री बनूं या न बनूं, वो मुझे वैसे भी मार देंगे। उसी शाम 6:45 पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई और 31 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा निकाली गई। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इस तरह से खोकर देश भर की जनता में ऐसा सन्नाटा पहले कभी नहीं चाहा। आखिर में इंदिरा गांधी से जुड़ी कुछ अच्छी यादों को ताजा करें तो इंदिरा गांधी को कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद थी। जब भी वो ट्रेन का सफर करती, वो कुल्हड़ वाली चाय पीने की फरमाइश जरूर करती। उनके बारे में लिखने वाले कहते हैं कि जीवन के अंतिम चरण में उनका झुकाव धर्म की तरफ काफी बढ़ गया था। 1977 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की। साथ ही जब वो वैष्णव देवी दर्शन के लिए पहुंची थी तो हेलीपैड से मंदिर तक 2 किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल तय किया था। इंदिरा गांधी ने ताउम्र अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर रखी थी। जब भी वो परेशान होती तो तुरंत गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देती। उनके घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति और एक शंख रहता था। वो देश के सभी धर्म का सम्मान करती थीं। उन्हें अन्य महिलाओं की तरह गहनों का कोई शौक नहीं था। हाथ में भी वो पुरुषों की तरह HMT घड़ी पहनती थी, लेकिन वो मेड इन इंडिया होनी जरूरी समझती थी। उनके पास हैंडलूम साड़ियों का बड़ा कलेक्शन था। उन्हें लाल, पीले, नारंगी और हरे जैसे चमकदार रंग से बेहद लगाव था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री का पद भार संभाला और चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी भी हत्या किस कदर की गई थी, जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और भारत के महान लीडर्स की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।